मुझे याद आ रहा है लास्ट टाइम आपने कहा था कि करीब आपके 3.5 लाख एजेंट्स हैं। आज कितने एजेंट्स हैं आपके? क्या आप कुछ आंकड़ा दे सकते हैं कि नए प्रोडक्ट से कितना ज़्यादा हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? मुझे याद है हम बात कर रहे थे कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितनी कम है इंडिया में और आपने स्टार्ट ही किया था इंश्योरेंस वाला। आज किस स्टेज पे है और कितना ग्रोथ अभी बिज़नेस में हुआ है? सितंबर 2025 से आप क्वार्टरली रिपोर्टिंग में जा रहे हैं। थोड़ा अपना गवर्नेंस फ्रेमवर्क कैसे आप इवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अब आप लिस्टेड कंपनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आपने एक स्टेप लिया है कि आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स देना है। थोड़ा हमें ये बताइए कि हाउ इज़ योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इवॉल्विंग? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉकनॉक्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, हमने RNFI सर्विसेज लिमिटेड एक कंपनी का वीडियो बनाया था और यही जगह था जहां हमने वीडियो का एंड किया था। जी हाँ, आज हम वापस से वही कंपनी में आए हैं और आज हम उनकी मैनेजमेंट से मिलेंगे। दोस्तों, ये एक नई तरह की वीडियो है जहां हम आपके सामने ये लाने की कोशिश करते हैं, ये कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि पिछले वीडियो में जो मैनेजमेंट ने कहा हमसे और आज जो मैनेजमेंट कह रहा है या कर रहा है उसमें कितना अंतर है या कितना मैनेजमेंट खड़े उतर पाया है उस बातों पे, उस क्लेम पे जो उन्होंने पहले वीडियो में कहा था। तो शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए। इससे पहले कि मैं कन्वर्सेशन स्टार्ट करूं, एक ज़रूर डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पजेस। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक अच्छी बात, स्टॉकनॉक्स का ऐप आ चुका है, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में जाइए और स्टॉकनॉक्स का ऐप को डाउनलोड कीजिए, AI पावर्ड ऐप। तो चलिए मिलते हैं मैनेजमेंट से और बात करते हैं इनकी कंपनी के बारे में। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपंकर अग्रवाल जी और कृष्ण कुमार डागा जी। हम इनसे समझेंगे कि लास्ट जब हमने इनसे कन्वर्सेशन की थी, जो कि 10-11 महीने पहले थी, जब वो IPO लेके आने वाले थे, और आज में उन्होंने क्या प्रोग्रेस किया है और कहाँ आज कंपनी खड़ी है। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे हमारा ये रहेगा कि लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे, आप IPO लेके आने वाले थे, आपने ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू में कुछ 3 पॉइंट रखे थे। एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ, एक केपेक्स करना था और आपको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज़ करने वाले थे पैसे। तो हमें ये बताइए सर, आप वो पैसे को कैसे यूटिलाइज़ किए और कहाँ खड़े हैं आज? हाँ जी, जैसा कि आपने बताया हमें कि 3 हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ इशू थे लिस्टिंग के टाइम पे। उसमें से इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए हमें कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, तो हमने उसको अच्छे से यूटिलाइज किया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं हमारा OCF काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट में। और उसके साथ साथ हमने इनऑर्गेनिक ग्रोथ में मर्चेंट एक्विजिशन भी करे हैं। केपेक्स के मामले में कृष्णा आपको बताएंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि हम टेक्नोलॉजी पे भी स्पेंड करना चाहते हैं, तो हमने अपने इन हाउस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं। अच्छा। उसमें हमने बहुत सारा एक्सपेंडिचर किया है। तो हमने FRM टूल, ऑनबोर्डिंग, वेंडर ऑनबोर्डिंग टूल और भी ऐसे इन प्रोप्राइटरी टूल्स पे हम काम कर रहे हैं और थोड़ी कैपेसिटीज बढ़ाई है हमारी सर्वर्स की और सिक्योरिटी सिटीजन्स की वजह से। ठीक है। अभी क्या आपने सारे ऑब्जेक्ट्स, मतलब जितने इशू प्रोसीड से सारे पैसे को आपने यूटिलाइज कर चुके हैं? नहीं, हमने अभी भी हम बहुत कॉशियसली अप्रोच रख के स्पेंड कर रहे हैं। तो जहां हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है स्पेंड की, वहां पे हम स्पेंड करें। जैसे इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए हमने अभी भी हमारे अक्रूवल्स यूज किए हैं जो पेवर्ड एक्विजिशन हुआ है। सो जहां जरूरत पड़ रही है वहां पे हम अपना ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू के फंड्स यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है सर, कुछ आप एक्विजिशन, इनऑर्गेनिक एक्विजिशन किया, थोड़ा वो एक्विजिशन के बारे में बताइए और कैसे आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ वो सिनर्जीज बैठ। तो हमने पेवर्ड को एक्वायर किया है अभी रिसेंटली, लास्ट वीक ऑफ मार्च 25। पेवर्ड इज अ कंपटीशन, एक कंपटीशन कंपनी है। वो प्राइमरीली BC बिजनेस करती है। उसके करीबन 40 से 45 हज़ार एक्टिव एजेंट बेस हैं जो कि मंथ ऑन मंथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो वो हमारा एजेंट बेस बढ़ाएगा, एक ये। दूसरा, उसकी एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है स्मार्ट पेमेंट के नाम से।
ठीक है। जो एक PPI लाइसेंस होल्ड करती हैं और AUA KUA लाइसेंस है उसके पास। हम उसको यूटिलाइज करके प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, जो कि नियर फ्यूचर में हम उसको लॉन्च करेंगे, विच विल ऐड टू आवर बुके ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि हम अपने नेटवर्क रेल रोड पे डिप्लॉय करके एक और प्रोडक्ट देंगे अपने मर्चेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। सर, जब आप नेटवर्क की बात करते हैं तो मुझे याद आ रहा है लास्ट टाइम आपने कहा था कि करीब आपके 3.5 लाख एजेंट्स हैं। आज कितने एजेंट्स हैं आपके? यहाँ पे हमारे साथ 3.5 लाख एजेंट्स जुड़े हुए हैं, जो कि जनता को सर्विस देते हैं, जो हम प्रोवाइड कराते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, वेब एप्लीकेशन एंड एज वेल एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो जब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे 3.5 लाख एजेंट्स हैं, दोज वर टोटल ऑनबोर्डेड एजेंट्स। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड जो हमारा पिछला साल गया है, हमने रियलाइज किया कि जो मर्चेंट हमारे साथ काम कर रहा है, जो एक्टिव है, वही असली वैल्यू एडिशन देता है हमारे बिजनेस को। उसके लिए हमने इस पे काम किया कि हमने अपना एक्टिव मर्चेंट बेस बढ़ाया, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग 25 के अकॉर्डिंग 2,14,000 है। ठीक है। अब टोटल एजेंट्स कितने होंगे? कितने टोटल एजेंट्स में 2,14,000 आपके एक्टिव है? करीब मैं बोलूँगा 4-4.5 लाख एजेंट के 40-50% एजेंट आपके एक्टिव है। हाँ जी, और हमारी कंसंट्रेशन भी इसी पर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट को एक्टिव रखें, ज़्यादा प्रोडक्ट लाएं और ज़्यादा क्लाइंट लाएं, ताकि हमारे साथ जो मर्चेंट जुड़ रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली काम करें। ठीक है सर, लास्ट टाइम आपने RNFI को डिस्क्राइब किया था एज अ टेक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसमें आपके 4 वर्टिकल्स थे, इंश्योरेंस, फॉरेक्स, एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ये कुछ 4 आपके वर्टिकल्स थे। आज क्योंकि आपने पे वर्ल्ड को एक्वायर किया, आज आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? बेसिकली RNFI सर्विसेज के 4 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। ओके, पहला है बैंकिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है। दूसरा है नॉन बैंकिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है। तीसरा है इंश्योरेंस, ठीक है। और फाइनली फॉरेक्स। ओके, हम अभी भी टेक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैं, पर एडिशनली हम अपने आप को दिखा रहे हैं क्योंकि हमने एक नए बिजनेस में एंट्री ली है, जो कि बहुत रिलेटेड है फाइनेंशियल सेक्टर से। हम अपने आप को लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी पार्टनर की तरह भी ला रहे हैं मार्केट में, जिसमें कि हम किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए मैन पावर सोल्यूशन कर सकते हैं, वो कोई भी काम दे, क्योंकि हमारे एजेंट की एक रेल रोड पूरे इंडिया में बिछी हुई है। अब हम बहुत सारे फील्ड वेरिफिकेशंस भी कर रहे हैं, हम बहुत सारे KYCs कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो हम टेक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ एक लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी भी है फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए। तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल रहेगा फॉर द कंपनीज जिनको ये सर्विसेज चाहिए, और हमारे लिए भी, बिकॉज हम ऑलरेडी सक्सेस फी बेस पे काम कर रहे हैं। आप तो एक प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, तो ये विन विन बोथ द साइड्स के लिए होता है, क्लाइंट्स के लिए भी और हमारे एजेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है। तो लास्ट टाइम आप इंश्योरेंस बेच रहे थे आपके वो एजेंट्स के थ्रू, आप फॉरेक्स का कुछ प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे थे, मैं आता हूँ फॉरेक्स के बारे में। अभी आप 2 और क्या प्रोडक्ट्स उसको दे दिए? KYC आप बोल रहे हैं आप करने लग गए हैं, और क्या प्रोडक्ट्स आपको लग रहा है आप उनको ऐड कर सकते हैं? इस बिजनेस के लिए इस कंपनी को यूज करते हैं, तीनों सब्सिडियरी है। इसमें IRDA की लाइसेंस है आपके पास, यहाँ पे RBI की लाइसेंस है, जो कि आप फॉरेक्स करते हैं। जैसे EMI कलेक्शंस है, ये तो आप पहले भी कर रहे थे, तो वो उसका, और जैसे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं, तो हम उनको अभी हमारे DRA एजेंट्स बनाएंगे, डेट रिकवरी एजेंट्स बनाएंगे, ताकि वो सर्टिफाई। ये भी पहले था आपका डेट रिकवरी। वो अभी जिस स्पेस पे, जैसे इन्होंने बोला एक्टिव सहायक को हम मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स देना चाहते हैं, तो वो मुझे जो डेट एजेंट्स हैं उनको भी हम एक्टिव कर रहे हैं बाय मेकिंग देम मोर रिलायंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। जैसे DRA होंगे तो ही वो काम कर पाएंगे। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि जितने इतने एजेंट्स बढ़े तो मेरा रीच बढ़ेगा, जोग्राफिकल रीच बढ़ेगा, तो मैं और ज्यादा प्रोडक्ट्स लेके आ सकूंगा वो ज्योग्राफी में। तो ये सारे टेक के थ्रू हो रहा है, क्योंकि वो जो मोबाइल ऐप है या जो आप डिवाइस दे रहे हैं उसमें प्लेटफॉर्म है, उसमें आप वो प्रोडक्ट ऐड कर दे रहे हैं, और वो एजेंट के पास एक प्रोडक्ट और एक रेवेन्यू अर्निंग एवेन्यू बढ़ गया। ठीक है। अब 1 मिलियन रिटेलर्स पे वर्ल्ड के थ्रू आपके ऐड हुए हैं, ठीक है। ये क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज इसमें कितनी एम्पलीफाई हो सकती है, थोड़ा इसके बारे में कुछ आइडिया देंगे? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि पेवर्ल्ड भी एक कंपटीशन कंपनी थी, जो कि BC डोमेन में उनकी एक्सपर्टीज थी। ठीक है। हमारा भी प्राइमरी बिजनेस
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का था इनिशियली, पर सेम सेट ऑफ रिटेलर्स को हम ट्रेन करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे। जैसे हम रिसेंटली ISMP हमारा अप्रूव हो गया IRDA से, तो हम अब पॉइंट ऑफ सेल सर्टिफिकेशन करा रहे हैं। तो सिमिलरली उन एजेंट से भी हम ये सब काम कराएंगे, EMI कलेक्शन करेंगे, डेलिक्वेंसी कराएंगे DRA कराने के बाद। हमारे फ्यूचर में हम चाहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन भी करें, वो भी एक सर्टिफाइड प्रोफाइल के बेसिस पे ही होती है। हमने अपनी ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग को बहुत सुधारा है थ्रू AI, थ्रू ML, थ्रू लार्ज लर्निंग मॉड्यूल्स, थ्रू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ताकि हम एजेंट जो हमारे साथ जुड़ा है उसकी रीट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग और उसको एवेन्यूज दे पाएँ ताकि वो हमारे साथ लंबे टाइम तक काम करे। ठीक है, थोड़ी मार्जिन्स पे बात करते हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है जब हमने बात की थी तब फॉरेक्स से आपका मेजर रेवेन्यू आ रहा था, लेकिन आपका प्रॉफिट परसेंटेज को वो ड्रैग कर रहा था, राइट? अब इस बार जब आपने रिपोर्ट किया तो नॉन फॉरेक्स से ज़्यादा रेवेन्यू आया है। क्या चीज़ से ये शिफ्ट आया और कैसे आपने ये किया है, ये थोड़ा बताइए। पिछले साल कितना टर्नओवर था आपका? हमारा पिछले साल जस्ट अंडर 1000 करोड़ टर्नओवर था। इस 1000 करोड़ पे अगर मैं मिक्स पूछूं आपका परसेंटेज वाइज, तो किस में क्या रहेगा? आप बोलते जाइए, मैं लिखते जाता हूँ। सो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जो है हमारा फॉरेक्स से आता है, दैट इज अराउंड 600 to 700 करोड़। तो 70% ऑफ रेवेन्यू इधर से आता है, राइट? सो जैसे आपको बताया दीपांकर ने कि हमारा मोटो ये है, मोर द प्रोडक्ट्स, मोर द एजेंट्स, मोर द क्लाइंट्स, मोर द एजेंट्स, मोर द प्रोडक्ट्स। तो जितने प्रोडक्ट्स आएंगे उससे हमारे नॉन बिजनेस रेवेन्यू वो बढ़ती जा रही है। बिकॉज फॉरेक्स हमने कॉन्शियसली अप्रोच रखा था कि हमें उसकी हमें इतना वॉल्यूम नहीं इंक्रीज करना है उसके अंदर, बिकॉज इट्स अ लो मार्कअप बिजनेस। बट हमारे लिए वो क्रिटिकल है क्योंकि मुझे 82 बिजनेस के लिए एक कंसिस्टेंट बिजनेस दिखाना पड़ता है RBI को कि हाँ हम एक बिजनेस चला रहे हैं, हम कंसिस्टेंटली रख रहे हैं। तो दिस हैड्स अ कॉन्फिडेंस ऑफ RBI दैट वी आर अ वेरी साउंड बिजनेस कंपनी। तो उसके लिए मेरे लिए क्रिटिकल था। अब मेरे पास 82 लाइसेंस आ जाएगा तो मेरे लिए वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मच बिगर है इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स बिजनेस। ठीक। अब रही बात नॉन फॉरेक्स बिजनेस की, नॉन फॉरेक्स बिजनेस में जैसे हमने एजेंट्स ऐड किए हैं, एक्टिव सहायक्स ऐड किए हैं, एक्टिव सहायक्स को इंक्रीज करा है विद मोर प्रोडक्ट्स इन देयर बुके। तो दैट हैज हेल्प अस टू इंक्रीज द मार्जिन्स। तो मेरे मार्जिन्स इंक्रीज हुए क्योंकि मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हाई मार्जिन्स के भी आए हैं, जिस हैज हेल्प अस टू इंक्रीज द ओवरऑल मार्जिन। ऐसा कुछ डेटा है आप हमें कुछ बता सकेंगे क्या, जो सहायक पहले भी बेच रहा था कुछ माल जो आपके प्रोडक्ट्स थे और अभी जो नए एडिशनल प्रोडक्ट्स आए, क्या आप कुछ आंकड़ा दे सकते हैं कि नए प्रोडक्ट से कितना ज़्यादा हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? हाँ, हम आपको ये दिखा सकते हैं कि कितने हमारे सहायक जो 2,15,000 एक्टिव सहायक हैं उसमें से कितने लोग एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, कितने 2 पे, कितने 3 पे, कितने 4 पे। तो ये हमारे पास फिगर्स हैं जो हम आपको दे पाएंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो क्रॉस सेलिंग है प्रोडक्ट की वो बढ़ रही है पिछले, अगर हम ईयर ऑन ईयर पिछले 4 साल का डेटा निकालें। बट एग्जैक्ट मार्जिन देना बहुत डिफिकल्ट होगा बिकॉज क्या है, बहुत सारे कॉमन रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। जैसे हमारा फाइनेंस कॉमन है, सपोर्ट फंक्शन सारे कॉमन है, मेरा फील्ड स्टाफ कॉमन है, वो एजेंट्स को ऑनबोर्ड कर रहा है फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स, खाली एक प्रोडक्ट के लिए ऑनबोर्ड नहीं कर रहा है। अगर कोई CMS के लिए, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए कर रहा है तो वो साथ में AEPS के लिए भी कर रहा है, तो वो डिफिकल्ट होगा उसकी कॉस्ट एलोकेशन वैसे दिखाना। ठीक है, लेकिन आप ये बता पाएंगे कि कौन सी ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहे हैं आपके? BC बिजनेस के, ट्रांजैक्शनल BC बिजनेस के सारे प्रोडक्ट्स हमारे अच्छे चल रहे हैं। डेलिक्विड लोन कलेक्शन हमारा अच्छा चल रहा है। इंश्योरेंस इन द लास्ट क्वार्टर हैज इंक्रीज बिकॉज वो बिजनेस भी पिकअप किया है। अगर मैं दूसरी सब्सिडी की बात करूं, पेस्पिन ने भी अच्छा बिजनेस ग्रो किया है विद देयर न्यू पार्टनर्स ऑनबोर्डिंग। लेकिन हाईएस्ट आपका वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वाला ही बिजनेस है जहां आप पैसा कलेक्ट करते हैं बैंक के लिए, फिर या तो EMI कलेक्ट करते हैं या डिपॉजिट करते हैं। हम कैटेगरीली ऐसा नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि हमारा डाइवर्सिफिकेशन हमें हेल्प किया है मार्जिन इंक्रीज करने के लिए। डेलिक्विड लोन कलेक्शन वाज अ वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिकॉज पिछले 3-4 साल पहले जब बहुत सारे न्यू फिनटेक कंपनीज आई थी, NBFC आई थी, उन्होंने बहुत सारे लोन डिसबर्स किए एंड वी सॉ अ बिग अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे लोन रिकवरी का भी काम अच्छा होगा। सो वो दैट हैज गिवन अस अ बूस्ट। तो वो बिजनेस हमारे लिए भी बहुत ग्रोइंग है, तो हम बहुत बुलिश है उस चीज़ के लिए भी। ठीक है, आपने फॉरेक्स की जब बात की, आपने 82 लाइसेंस के लिए बात की थी। लास्ट टाइम दीपंकर जी जब आपसे मैं बात कर रहा था, आप बोल रहे थे कि IPO आने के बाद हम लाइसेंस तुरंत ले लेंगे। हाँ जी।
आज 11 महीना अभी तक लाइसेंस आपका आया नहीं, क्या स्टेज पे और क्यों ये डिले है? क्योंकि हम बहुत अच्छा फॉरेक्स का ऑलरेडी थ्रूपुट कर रहे हैं, हाँ। जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वाइट पेपर्स भी आ चुके हैं, आरबीआई का वाइट पेपर्स आ चुका है ओके कि वो AD2 ओके के द्वारा ही फॉरेक्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी हम ये फुल फ्लेज मनी चेंजर, ओके पर हम IPO आने पे तो हम ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड हो जाएंगे AD2 के लिए, समझ गए। जब जिससे कि हम करेंसी जो है डायरेक्टली कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, जिससे कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। हमारी एप्लीकेशन रेगुलेटर के साथ फील्ड है, ठीक है, रिजल्ट उनकी तरफ से वेटेड है, ठीक है। जो टाइम लगना है रेगुलेटर को वो लेंगे। हम्म, तो पर वी आर श्योर कि हमारा लाइसेंस आ जाना चाहिए, हमने रिक्वायरमेंट सारी दे दी है, तो वी आर होपफुल कि लाइसेंस जल्दी आ जाना चाहिए। ठीक है। इंश्योरेंस ब्रोकिंग जो बिजनेस है आपका, लास्ट टाइम भी मुझे याद है हम बात कर रहे थे कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितनी कम है इंडिया में, और आपने स्टार्ट ही किया था इंश्योरेंस वाला। आज किस स्टेज पे है और कितना ग्रोथ अभी बिजनेस में हुआ है? जैसा कि विष्णु जी मैंने आपको बताया था कि बिजनेस करने के दो तरीके हैं। दुनिया कन्वेंशनल तरीके से भी कर रही है, जो अपने कॉल सेंटर से करना चाहती है या इंश्योरेंस के एजेंट्स के थ्रू करना चाहती है। हमारे पास अलग एज क्या है कि हमारे पास एक रेल रोड है, मेरे सहायक, हम इनको पॉइंट ऑफ सेल बनाना चाहते हैं। अब हमारा ISMP अप्रूवल भी आ गया IRDA से, लास्ट मंथ ही हमारा ये अप्रूवल आया। अब अपने एजेंट से हमने एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट कर दिया, उनकी पॉइंट ऑफ सेल ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है। इस साल में आप देखेंगे कि हमारा इंश्योरेंस बिजनेस का ग्रोथ मल्टीफोल्ड होगा। ओके सर, एक प्रश्न सहायक से लेके, क्योंकि आपने उसको टच किया कि आपकी ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू जो है वो 25% से रेज करके करीब 1066 रुपया पर मंथ हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, हाँ, तो ये आपकी फिजिकल स्ट्रेटेजी जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि आप टेक भी दे रहे हैं और वो ऑन फील्ड भी है, थोड़ा हमें इसके बारे में बताइए कैसे ये इम्प्रूवमेंट हुआ? तो हम सहायक को कंटिन्यूस सपोर्ट देते हैं। जैसे ही वो ऑनबोर्डिंग होती है उसकी, तो हम उसको पहले ट्रेनिंग देते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है, उसको सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल, जहाँ पे रेगुलेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको रेगुलेटर की क्या डिमांड होती है, क्या ध्यान रखना है, वो सब भी चीज़ सिखाते हैं। तो कंप्लायंट वे में काम करना है, उसको कैसे करना चाहिए, वो सब चीज़ को समझाते हैं। तो एक हो गया टेक कैसे यूज करना है, प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है, और एक हो गया हमें उसको कंप्लायंस और उसको प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है, ताकि वो एकदम परफेक्टली उसको समझ के बेच पाए कस्टमर्स को। तो दिस हैज हेल्प अस। अब ये मेरे ऑन फील्ड जहाँ अटकता है एजेंट, वो मेरे ऑन फील्ड एम्प्लॉय से भी सपोर्ट ले लेता है, या मेरे यहाँ इन हाउस जहाँ पे जो सपोर्ट सेंटर है उनको कॉल करके भी ले लेता है। सर, 4 कंपनी आपकी प्रमुख है जो कि RNFI मनी, पेस्प्रिंट, रेली एश्योर और पे वर्ल्ड, जिसको आपने एक्वायर किया है। चारों में क्या सिनर्जी बैठता है, ये थोड़ा हमें समझाइए। सिनर्जी वाइज देखिए, जैसे कि आपको कृष्णा ने बताया कि हमारा टेक एक ही है इन सब कंपनीज के लिए, और हमारा फील्ड का मैन पावर भी सेम ही है। सिनर्जीज इसमें पेवर्ल्ड, जैसे मैंने बताया कि BC डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो हमारी रेल रोड में फर्दर और एडिशन देती है। हमारा रेल रोड एक्सटेंड होगा, उन्हीं एजेंट्स को हम सर्टिफाई कराएंगे, उनकी रीट्रेनिंग कराएंगे, जो भी इंटरेस्टेड होंगे इंश्योरेंस बेचने में। AD2 लाइसेंस आ जाएगा तो हम फॉरेक्स लीड, रेमिटेंस की लीड जनरेट करेंगे, एकदम डीप रीजनल लेवल पे हमारी रीच बढ़ेगी। और सिमिलरली इंश्योरेंस, फॉरेक्स, और हम इसमें DRA एजेंट भी रिक्रूट करेंगे। इन्हीं एजेंट्स को DRA की ट्रेनिंग दिलाएंगे, सर्टिफिकेशन दिलाएंगे, ताकि हमारा डेलिक्वेंसी का काम भी करें। अंडरस्टूड। हमने जब लास्ट टाइम बात किया था तब आपका नेगेटिव कैश फ्लो था और आप लगे हुए थे कैसे आप इसको पॉजिटिव कर सकें। आज हम देख रहे हैं कि आपके पास पॉजिटिव कैश फ्लोज है। ऑपरेशनल लेवल पे आपने क्या चेंजेस किए? हम समझते हैं कि आपने प्रोडक्ट ऐड किया है, लेकिन ऑपरेशनल लेवल में आपने कुछ चेंजेस किए जो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि हमारे फाइनेंशियल ईयर 24 में कोई भी OCF नेगेटिव नहीं है। अच्छा, 24 में नहीं है और करंट ईयर में भी नहीं होंगे, क्योंकि जो करेक्शन रिक्वायर्ड थी वो हमने कर ली उस टाइम पे आपने कर ली। हाँ जी। तो हमारा H1 24 का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव था, जो कि ईयर एंड आने पे पॉजिटिव हो गया था मार्जिनली। पर जो हमारा मेजर जो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू था लिस्ट होने का, वो ऑपरेटिंग कैपिटल फंड फ्लो ही था, जो कि हमने अच्छे से इस्तेमाल करा और हमने अपने कैपिटल एलोकेशन अच्छे से मैनेज करे, जिसकी वजह से आप देखेंगे हमारा OCF जो फाइनेंशियल ईयर 25 का वो बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स के साथ हम आए हैं, हमारा पैट भी बहुत सुधर गया है।
हमारा पैड अप्रॉक्सीमेटली 104% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, जो कि ये सब अच्छे कैपिटल मैनेजमेंट की वजह से ही हम कर पाए हैं ऑफ IPO रिसीट्स। ठीक है, सितंबर 2025 से आप क्वार्टरली रिपोर्टिंग में जा रहे हैं। थोड़ा अपना गवर्नेंस फ्रेमवर्क कैसे आप इवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अब आप लिस्टेड कंपनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आपने एक स्टेप लिया है कि आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स देना है। थोड़ा हमें ये बताइए कि हाउ इज योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इवॉल्विंग? सो ये हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आज की तारीख में हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स है या जो हमारे इन्वेस्टर्स है, उनको जानना रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। उनको मोर ट्रांसपेरेंटली बताने के लिए हमने सोचा हम क्वार्टरली रिजल्ट्स लेके आएंगे, ताकि उनको अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कंपनी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो दिस इज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि उनको 3 महीने के अंदर मालूम पड़ जाएगा कि कंपनी क्या कर रही है, क्या प्रोग्रेस कर रही है। उनको वेट नहीं करना पड़ेगा 6 मंथ्स रिजल्ट्स के लिए हमारा कि हमने क्या डायरेक्शन पे आगे बढ़े हैं। सो दिस वे दे विल बी अप टू डेट विद ऑल माय फ्यूचर स्ट्रेटजीज, मैं क्या प्रोडक्ट्स लेके आने वाला हूँ। तो वो इंटरेक्शन भी जब होगा क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद, तब वो इन्वेस्टर्स को और कॉन्फिडेंस देगा, शेयर होल्डर्स को और इनसाइट्स देगा कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो कृष्णा जी एक सवाल आपसे पूछता हूँ थोड़े वैल्यूएशंस और फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग। पीयर कंपैरिजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब हम कंपनी को वैल्यू करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके कंपटीटर्स कौन हैं आज के दिन में, बोथ इन द लिस्टेड एंड द अनलिस्टेड स्पेस? विष्णु, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि हम अपने आप में ही मल्टीपल कंपनीज को कम्पीट कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर मैं BC बिजनेस में बोलूँ तो वी आर कम्पीटिंग, स्पाइस है, पे नियर बाय है, ट्रांजैक्शनल BC बिजनेस में भी वो है। अगर मैं डेलिवेट लोन कलेक्शन में बोलूँ तो स्पॉटजेनिक्स, क्रेडजेनिक्स एंड स्पॉक्टो है। अगर मैं इंश्योरेंस बिजनेस में बोलूँ तो ब्रोकिंग बिजनेस में ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है। अगेन सेम विद फॉरेक्स बिजनेस बहुत सारे हैं। तो हम अपने आप में एक अम्ब्रेला में बहुत सारी कंपटीशन को केटर कर रहे हैं, बट वेरी डिफिकल्ट टू से दैट कि हम डायरेक्टली इससे रेप्लिका हमें कंपेयर कर सकते। मतलब ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ये सारे बिजनेसेस कर रही है। आपका ये कहना है? यस। ठीक है, एक अंतिम सवाल दीपंकर जी आपसे। लास्ट टाइम जब हमने आपसे बात किया था तो आपने कहा था RNFI इज अ प्लांट रेडी टू बिकम अ ट्री। देखिए, जैसे ये मैंने आपको बताया था, हमने बिजनेस को 4 वर्टिकल्स में डिवाइड करा है। ठीक है। और हमारी सब्सिडरीज जो है, जो कि एक जैसे बताया था ना कि हमने बीज बोया, वो पौधा बना और वो पौधा पेड़ बनने की तैयारी में है। हाँ, बिल्कुल स्थिति थोड़ी सुधर गई है। वो पेड़ बन रही है, थोड़े दिनों में अच्छे फ्रूट्स भी लगेंगे उस पे, क्योंकि हमारे जो अब फूल आ गए, अब फल की इच्छा है हमें। हमारे सब्सिडरीज जो नए नए बने थे, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दे रहे थे, उन्होंने अपने प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशंस बढ़ा दिए हैं। और जैसे कि मैंने बताया, हमारे कुछ रेगुलेटरी लाइसेंसेस अवेटेड हैं और कुछ आ भी गए हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत अच्छा ग्रोथ और कमिंग इस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू कि आपने हमें समय दिया, और वापस आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा दीपंकर जी, खास करके। और अच्छा लगता है जब कोई कंपनी ग्रोथ करती है और वापस मिलने के लिए उनके मैनेजमेंट इच्छुक रहते हैं। ये ज़्यादा इन्वेस्टर्स में क्लैरिटी लाती है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड माय बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम माय व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग डाउन एंड वी आर थैंक यू फॉर योर टीम। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वापस से RNFI के मैनेजमेंट से मिल के अच्छा लगा होगा। इस बार इन डिटेल आपको हम आपके समक्ष लेके आए कि कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया लास्ट वीडियोस जब हमने इनके साथ किया था। फिर मिलते हैं एक नई कंपनी के साथ नए शहर में। तब तक अलविदा, खुश रहिएगा। एक स्मॉल डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। नमस्कार।